स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे मिले हैं ऑसिलेशन एंड वेव यानी कि ऐसे दो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस के लिए। न्यूमेरिकल ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू भी हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव है वो सारे के सारे न्यूमेरिकल है और जो जो एमसीक्यूज हैं उनमें दो चार थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। बट द पॉइंट इज कि ये दो चैप्टर ही क्यों? तो आंसर है ये दो चैप्टर सबसे ज़्यादा ऐसे चैप्टर है जिनमें बच्चा कंफ्यूज रहता है कि एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे हमारे, क्योंकि इन चैप्टर में खासकर ऑसिलेशन में डेरिवेशंस बहुत सारी है। वेव में स्टैंडिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव, नोड्स, एंटी नोड, बीट्स, ये सब का जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है वो काफ़ी है। लेकिन बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि इसमें एग्जाम में जो न्यूमेरिकल बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑसिलेशन एंड वेव्स के, जिसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी के मिलेंगे या आगे के न्यूमेरिकल तो लगभग एनसीईआरटी के ही हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ शुरुआत के क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं भी हैं, लेकिन ये बच्चों के एग्जाम में आए हुए हैं तो इनको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं। आई होप आपको ऑसिलेशंस एंड वेव्स आता हो। हमने इस चैनल पे इनके वन शॉट नहीं डाले थे क्योंकि मैं 10th क्लास के लिए बहुत बिजी हो गया था, बट हमने इससे पहले के सारे चैप्टर के वन शॉट डाल रखे हैं। तो आई होप आपको ये दोनों चैप्टर आते हो, आपने इनके फॉर्मूलों की लिस्ट बना रखी हो, इनके फॉर्मूले याद कर रखे हो, बिकॉज बिना फॉर्मूलों के, बिना चैप्टर के ये सेशन लेना थोड़ा सा आपके लिए टाइम वेस्ट टाइप हो जाएगा। तो एक एक बार, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा चैप्टर आपको एग्जैक्टली आना चाहिए, कम से कम एक एक बार आपने वो चैप्टर पढ़ा हो, आपको फॉर्मूले बेसिक बेसिक याद हो, तो ये सेशन आपके काम आ सकता है। चलिए, तो सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय दिस। आप सबको पता है कि हमारे पास यहाँ पे y जो होता है, y जो होता है, ओहो ये कौन सा रंग आ गया, y है जो वो होता है बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस में फाइ के। ये हमारे पास इक्वेशन होती है एक ऑसिलेशन की, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है ना। द मैक्सिमम स्पीड, अब स्पीड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वैसे तो माइनस ए ओमेगा, अगर मैं साइन को डिफरेंशिएट करूं तो कॉस आता है, तो मैं माइनस यहां से हटा दूं। मतलब पॉइंट है इसकी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ, ये हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट रहता है, जिसमें अगर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो हो जाती है वो किसके बराबर हो जाती है, ए ओमेगा के, क्योंकि कॉस थीटा को हम 1 ले लेते हैं। तो वैसे तो आपने सीधा फॉर्मूला याद किया हुआ होना चाहिए कि मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा होता है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो यहाँ से ए जो है, ये ए जो है वो हमारे पास 0.25 आ जाता है कंपैरिजन करके, और ओमेगा जो है वो टी के साथ वाला होता है विच इज 200, यहाँ पे 5 नहीं है और 200 यहाँ पे आ जाता है। ये सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 इंटू में 2 विच इज 50 आ जाएगा। बट किस में आएगा? तो आंसर है सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा, बिकॉज ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेंटीमीटर में है, तो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस हिसाब से आंसर सी हो जाता है। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट लगे, एक तो हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता होनी चाहिए, उससे कंपेयर किया हमने तो हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया, और ओमेगा टी में कंपेयर किया तो ओमेगा 200 आ गया। प्लस हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा होता है, वैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, बट मैक्सिमम के लिए हम कॉस या साइन के कंपोनेंट को हटा देते हैं वहां से, ठीक है ना। तो इससे आंसर हमारे पास 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाता है। चलिए अगला सवाल, एक मास एम है अटैच टू अ स्प्रिंग ऑसिलेट्स विद टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। तो एक टाइम पीरियड, पहली बात तो 2 पाई अंडर रूट एम बाय के रहता है ना, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ मास के, बिकॉज यहाँ पे अगले ही केस में बोल रखा है कि मास को इंक्रीज किया गया बाय 4 kg। तो ये अगर T1 है तो ये पहले वाले केस का जो मास है वो कैपिटल एम है, कैपिटल एम है तो मैं इसकी जगह कैपिटल एम लिख देता हूं, ठीक है। ऑल्सो अब हमने क्या किया, जो T2 है यानी कि सेकेंड केस में जो मास है उसको 4 बढ़ा दिया, 4 गुना नहीं बढ़ाया, 4 बढ़ाया है। पहले अगर मास m था तो अब m+4 हो गया है। तो जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज्ड बाय 1 सेकेंड, टाइम पीरियड 1 सेकेंड से बढ़ गया है। तो सबसे पहली बात तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं तो T1 अपॉन में T2 जो है वो बराबर आ जाएगा रूट ऑफ कैपिटल M अपॉन में रूट ऑफ m+4। अब जो पहला वाला टाइम पीरियड था वो 2 सेकेंड था, और जो नया वाला टाइम पीरियड है वो कह रहे हैं कि द टाइम पीरियड इंक्रीज बाय 1 सेकेंड। तो पहले अगर 2 था और अब 2+1 हो जाएगा, और ऊपर हमारे पास रूट m अपॉन में नीचे आ जाएगा हमारे पास m
प्लस 4। अब ऊपर हमारे पास आ चुका है 2/3, इस दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ पे m अपॉन में m प्लस 4 आ जाएगा। अब अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 4m प्लस में 4 हमारे पास कितना आ गया 16 और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 9m। तो यहाँ पे 16 इज इक्वल टू आ जाता है 9m माइनस 4m विच इज 5m। तो m की वैल्यू यहाँ से 16/5 विच इज 3.2 आ जाता है, यानी कि जो ओरिजिनल मास हमारे पास था वो 3.2 kg हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर हमारे पास ए हो गया। लेकिन सवाल को दोबारा समझे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k होता है। यहाँ पे हमने स्प्रिंग को चेंज नहीं किया, बस मास को चेंज किया, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m हो गया। अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी है, सेकंड दोनों को डिवाइड किया, प्रोपोर्शनल में हम डिवाइड कर सकते हैं, कांस्टेंट क्या आता है आई होप आपको बताओ। नहीं समझ में आया तो ऐसे ही दो इक्वेशन बना लो, T1 यहाँ पे m हो जाएगा, T2 यहाँ पे हम दोनों को डिवाइड करोगे, बात वही है, आप वही जाएगा, जैसे मर्जी समझ लो। उसके बाद तो कुछ भी नहीं किया, वैल्यूज पुट किए और मास हमारे पास 3.2 kg जो है वो आ जाता है। डन है, बहुत सिंपल है, अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। देखो आप ना ये जब पूरा सेशन अटेंड कर लोगे तो आप एक बात तो बहुत क्लियरली समझ जाओगे कि क्या क्या सवाल सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आए हुए हैं, है ना। ये सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास दे रखा है 0.01 साइन। अब यहाँ पे हमारे पास 100 पाए भार है, 100 पाए भार है और ब्रैकेट में t प्लस 0.05 है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर तो 0.01 साइन ये मेरे पास बन जाएगा 100 पाए t प्लस में ये आ जाएगा 5 पाए, ये आ जाएगा 5 पाए। अब अगर मुझे तो पता भी नहीं अभी निकालना क्या, अभी तो मैं बेसिक से इकट्ठे कर रहा हूं। अब x का फॉर्मूला हमारे पास a साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है। मैंने 100 पाई को मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि मैं इसको इस वाले इक्वेशन से कंपेयर कर सकूं। अब अगर मुझे मान लो इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड पूछा होगा तो ये हो जाएगा सीधा, ओमेगा पूछा होगा तो 100 पाई हो जाएगा, 5 पूछा होगा तो 5 पाई हो जाएगा, 5 पाई हो जाएगा। बाकी पूछा क्या है, टाइम पीरियड पूछा है। क्या पूछा है, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई बाय ओमेगा होता है। आई होप आपको पता हो, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाय टी होता है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा हो जाता है। अब यहाँ पे 2 पाई तो 2 पाई है, लेकिन ओमेगा जो हमारे पास आया है कंपेयर करके यहाँ से ओमेगा हमारे पास आ चुका है 100 पाई, ओमेगा हमारे पास आ चुका है 100 पाई, तो यहाँ से हमारे पास 100 पाई आ जाएगा। इसको इससे काट देंगे तो 1/50 सेकेंड्स आ जाएगा, 1/50 सेकेंड। अच्छा यहाँ पे है नहीं तो इसको हम 0.02 सेकेंड बोल देंगे, क्या बोल देंगे, है ना, 0.02 सेकेंड। उस हिसाब से हमारे पास आंसर जो है वो बी आ जाएगा। बहुत सिंपल, अगेन कंपैरिजन वाला क्वेश्चन, और ये एक अच्छा क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है हमारे पास आज और MCQ भी है। बड़ा अच्छा सवाल। अ सेकेंड पेंडुलम इज माउंटेड इन अ रॉकेट। एक रॉकेट में एक पेंडुलम को लगा दिया गया, ठीक है। इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल डिक्रीज। उसका टाइम पीरियड कब डिक्रीज होगा। पहली बात तो ध्यान सुनो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई √L/g। अब जब हमने उसको कनेक्ट किया होगा एक रॉकेट में तो L तो चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा वो है इफेक्टिव G। ऊपर नीचे जाते हुए जैसे कि लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा है, लिफ्ट के केस में अगर G चेंज होता है तो यहाँ पे भी जो स्मॉल g है वो हमारा चेंज होगा, वो हमारा वेरी करेगा। अब अगर यहाँ पे स्मॉल g में आपको चेंजेस मिलेंगे, वेरिएशन अगर आपको मिलेगा तो कैसे मिलेगा। आप सबको पता है ऊपर जाते हैं, जब ऊपर जाते हैं तो जो टाइम पीरियड है वो ऊपर जाते वक्त इफेक्टिवली जी जो है वो बढ़ जाए। अगर मान लो मैं लिफ्ट को ऊपर खींच रहा हूं तो आप सबको पता है कि खिंचाव जो है वो बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, तो उसके रिजल्ट में इफेक्टिव जी बढ़ेगा, जी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। और जब लिफ्ट नीचे आएगी या रॉकेट नीचे आएगा, लिफ्ट रॉकेट अभी एक ही बात मान रहा हूं मैं, अगर लिफ्ट नीचे आएगी रॉकेट नीचे आएगा तो आप सबको पता है कि जो खिंचाव है वो कम होगा। खिंचाव अगर कम होगा तो जी कम हो जाएगा और टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो आपको अगर टाइम पीरियड कम करना है, टाइम पीरियड अगर कम करना है तो जी को बढ़ाना होगा, और वो कब होगा, जब ऊपर जाएंगे। तो मूविंग अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, मूविंग अप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक सर्टेन एक्सेलरेशन से उसे ऊपर जाना होगा। अगर वो सर्टेन एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो इसका इफेक्टिव जी बढ़ जाएगा, जी बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। इसमें पूछा होता कि अगर टाइम पीरियड आपको बढ़ाना है तो जी कम करना होगा, वो ऊपर से नीचे आते वक्त होगा। डन हो गया।
चलिए अगला सवाल, वन ऑफ द टू क्लॉक्स ऑन द अर्थ इज कंट्रोल्ड बाय अ पेंडुलम एंड अदर बाय स्प्रिंग। दो घड़ियां हमारे पास, एक स्प्रिंग वाली घड़ी है और एक पेंडुलम वाली घड़ी है। दोनों को हम चांद पे ले गए, है ना, दोनों को हम चांद पे ले गए। अब इनमें से कौन सी घड़ी सही टाइम देगी अभी भी और कौन सी गलत। अब पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहता है 2π√L/g और स्प्रिंग वाले सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहता है 2π√m/k। अब इनमें से अगर आप ध्यान से देखें तो मून पे जाने पे इसमें से कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। स्प्रिंग वाले केस में मून पे जाने पे ना तो मास चेंज होगा ना ही स्प्रिंग कांस्टेंट, लेकिन और टाइम पीरियड पेंडुलम वाले में जो मून पे अगर हम जाएंगे तो जी बदल जाएगा। तो यानी कि यहां पे मून पे आपको एक डिफरेंट टाइम मिलेगा, लेकिन यहां पे आपको मून पे जो टाइम मिलने वाला है वो एग्जैक्टली सेम टाइम मिलने वाला है, कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि ना तो m बदलने वाला है ना ही k। तो आप कह सकते हो कि इफ बोथ द क्लॉक्स आर टेकन टू द मून देन विच क्लॉक विल हैव द सेम टाइम पीरियड। तो आंसर है स्प्रिंग क्लॉक। स्प्रिंग वाली क्लॉक का टाइम पीरियड सेम होगा, पेंडुलम वाले का बदल जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इज इंडिपेंडेंट टू द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। व्हेन अ साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज। देखो पहली बात तो यहाँ पे सिर्फ साउंड वेव की बात नहीं हो रही है, कोई भी वेव की अगर बात करें तो जो क्वांटिटी है जो कभी नहीं बदलती, वो स्पीड आप सबको पता है बदलती है। सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में कम और गैसेस में और कम, ये हमने वेव में पढ़ा है। लेकिन अच्छा, अब अगर स्पीड चेंज होगी तो आप सबको पता है कि वहां पे वेवलेंथ में भी चेंजेस आएंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी फ्रीक्वेंसी में आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे अगर साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी में आपको कभी भी कोई भी बदलाव नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पानी में जाने के बाद पिच बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल दो आप सबको पता है मीडियम चेंज बाउंड्री इफेक्ट में आपको एम्पलीट्यूड में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर मैं एक डेंसर मीडियम में चला जाऊंगा तो एम्पलीट्यूड वेरी कर जाएगा, है ना, कम हो जाएगा, और रेयर में जाऊंगा तो बढ़ जाएगा। इसी से कुछ मिलता जुलता सवाल है। दो साइनोसाइडल वेव्स है, ऐसी वेव्स हैं जो साइन के फॉर्म में हमें दिख रही है, उनका डिफरेंट वेवलेंथ है और डिफरेंट एम्पलीट्यूड है। अब देखो अगर वो दोनों साइन वेव्स हैं, अगर वो दोनों के दोनों साइन वेव्स हैं तो उनकी जो क्वालिटी होगी वो सेम होगी। क्वालिटी ऑफ वेव जो है वो सेम होगी। क्वालिटी को टिम्बर भी कहते हैं, क्यों? बिकॉज क्वालिटी जो है वो वेव के फॉर्म पे, वेव के डिजाइन पे डिपेंड करती है, और दोनों के वेव के डिजाइन जो है वो साइन के हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं, दोनों का जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होता है या इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है ना। अब इंटेंसिटी अगर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अगर एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या भी चेंज हो जाएगा, इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। वहीं पे पिच जो होती है, यानी कि आवाज कितनी शार्प है या कितनी डीप है, कितनी ज्यादा भारी है, कितनी पतली है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है आवाज उतनी ज्यादा पिची यानी कि शार्प होने लग जाती है। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ है। अब अगर वेवलेंथ डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्रीक्वेंसी होगी देखो वो भी डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा। अभी आप कहोगे जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने कहा था कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, सेम रहती है क्योंकि वो एक वेव, वो सवाल ये जो सॉरी ये जो सवाल है ये बहुत डिफरेंट सवाल है। इसमें एक वेव है जो मीडियम बदल रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, लेकिन यहां पे दो अलग अलग वेव्स हैं जिनका वेवलेंथ अलग है। अब अगर एक की वेवलेंथ ऐसी है और एक की वेवलेंथ छोटी है तो इसकी वेवलेंथ छोटी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी ना यार, उसकी फ्रीक्वेंसी तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए अगर उनकी वेवलेंथ अलग है तो फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी और पिच भी अलग होगी, और अगर उनका डिफरेंट एम्पलीट्यूड है तो उनकी इंटेंसिटी भी अलग होगी, लेकिन उनकी क्वालिटी सेम होगी। तो सेम क्वालिटी लेकिन डिफरेंट इंटेंसिटी और डिफरेंट पिच होगी। तो यहां पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है वो आ जाता है डी।
बात समझ में आती है? डन है। तो ये हमारे हुए एमसीक्यू सवाल, शायद ये हमारा आखिरी एमसीक्यू सवाल, अच्छा 2 एमसीक्यू सवाल और है, फिर हम सब्जेक्टिव पे आते हैं, ठीक है। व्हेन टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड आर सुपरइम्पोज्ड इन फेज। इन फेज का मतलब समझते हो? इन फेज का मतलब होता है सेम फेज। इन फेज का मतलब होता है सेम फेज, यानी कि जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है। अगर यहाँ पे लिखा होता आउट फेज, आउट फेज का मतलब है कि वो सेम फेज में नहीं है, उनका जो फेज डिफरेंस है वो कुछ भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो इन फेज है। अब इन फेज में आपको सबको पता होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले तो ऐसा इंटरफेरेंस बनता है जिसमें सॉरी 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 ओहो, वो तो उसमें बनता है जब आउट फेज होता है। इन फेज में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है ऐसा इंटरफेरेंस जिसमें क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आता है, ट्रो के ऊपर ट्रो आता है, और ओवरऑल एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है ना भाई? तो क्या उनका हायर एम्पलीट्यूड होगा? आंसर है यस। क्यों? फ्रीक्वेंसी में आपको सबको पता है चेंज नहीं आएगा, बिकॉज दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट चढ़ेगा, ट्रो के ऊपर ट्रो चढ़ेगा, विच विल रिजल्ट इन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा। दोनों साइड से एम्पलीट्यूड बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज देखने को आपको मिलेगा। डन। अब ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा ध्यान से इस सवाल को बनाएंगे, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है ये सवाल। तो इसका सवाल वैसे बहुत इजी सवाल है, बट यहाँ पे अक्सर ही लास्ट में आते आते कैलकुलेशन में बच्चा बहुत छोटी छोटी गलतियां करता है। इफ द लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, पहली बात तो सेकेंड्स पेंडुलम का मतलब होता है जो 1 सेकेंड पे टिक करे, यानी जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो। कई बच्चे यहाँ पे ही सबसे पहले शुरुआत में ही गलती कर देते हैं। कई बच्चों को लगता है सेकंड्स पेंडुलम का मतलब है एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है। नहीं, सेकेंड्स पेंडुलम का मतलब होता है एक ऐसा पेंडुलम जो यहां से यहां 1 सेकेंड में जाए और वापस भी 1 सेकेंड में आए, तो उसका जो पूरा टाइम पीरियड है वो कुल मिला के 2 सेकेंड्स हो जाए। तो पहली बात तो ये चीज क्लियर करते हैं। कह रहे सेकेंड्स पेंडुलम है जिसकी लेंथ को हमने 2% बढ़ा दिया। अब आपको बताना है कि कितने सेकेंड एक दिन में, कितने सेकंड एक दिन में लूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला 2π√L/g है। अब अगर हमने लेंथ को, नई वाली लेंथ को पुरानी वाली लेंथ से 2% ज्यादा बढ़ा दिया है, तो नई वाली लेंथ जो है वो 102/100 टाइम्स L हो जाएगी। तो नई वाली लेंथ 1.02 L हो जाएगी। पॉइंट इज कि जो लेंथ है वो बढ़ गई है। अब अगर लेंथ बढ़ गई है तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो जो नया वाला टाइम पीरियड होगा वो 2π√, नई वाली लेंथ जो कि 1.02L/g होगा। अब अगर मैं 1.02 का अंडर रूट करता हूं, वैसे बात है मैं यहाँ पे कैलकुलेटर जो है वो यूज करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1.02 का अंडर रूट करता हूं, 1.02 का अंडर रूट करता हूं, तो मुझे आंसर 1.009, एक बार दोबारा कर लेते हैं, 1.02 का अंडर रूट, तो 1.009 मिल रहा है। 1.009, तो नया वाला टाइम पीरियड 1.009 टाइम्स पुराने वाले के मिल रहा है। तो मैं 1.009 को 1.01 टी बोल सकता हूं। तो जो नया वाला टाइम पीरियड है, पहली बात तो 1.01 टाइम्स पुराने वाले के हो जाएगा। अब पुराना वाला टाइम पीरियड कितना था? 2, तो ये 2.02 सेकेंड आ गया। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया, बिकॉज पुराना वाला जो टाइम था वो हमारे पास कितना था? 2 सेकेंड था। तो नया वाला हो गया 2.02। अब इसका मतलब ये है कि हर 2 सेकेंड दिखाने पे वो 0.02, मतलब एक्चुअली में वो टिक तो अभी भी ऐसे ही करेगा, आप उसे 2 सेकेंड मानोगे, लेकिन वो है कितना? 2.02। तो एरर कितने का आया? टाइम पीरियड जो कि 2.02 वो दिखा रहा है, मतलब कि जिसको वो कैलकुलेट कर रहा है, बट दिखा वो 2 सेकेंड रहा होगा। तो जो एरर आ रहा है हर 2 सेकेंड में वो 0.02 का है, हर 2 सेकेंड में। ये हर 2 सेकेंड का एरर है, समझ गए? हर 2 सेकेंड का एरर है। तो एरर पर सेकेंड कितना हुआ? हर 1 सेकेंड में कितना एरर हुआ? तो आंसर है 0.02
को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 0.01 सेकेंड का एरर आपको हर सेकेंड में मिलेगा। ये हर 2 सेकेंड का एरर है, जिसको उसे 2 दिखाना चाहिए था वो 2.02 दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि हर 1 सेकेंड में एरर 0.01 होगा। तो टोटल एरर की अगर मैं बात करूं तो भाई एक दिन की बात हो रही है, तो 0.01 एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, और सेकंड हो गए 3600। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं एक सेकंड में, यानी कि 0.01 इंटू में 24 इंटू में 3600 कर देता हूं, तो आंसर आता है मेरे पास 864 सेकेंड्स। यानी कि और भाई साहब बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया, थोड़ा बहुत भी करीब आता तो हम समझ जाते, लेकिन हर एक दिन में वो टाइम पेंडुलम जो है वो हमें कितनी गलती दिखाता भाई? वो हमें गलती दिखाता 864 सेकेंड की, यानी 800 कुछ सेकेंड की वो हमें हर दिन में गलती दिखाएगा अगर लेंथ सिर्फ 2% भी बढ़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा एरर है। यही कारण है कि हमने पेंडुलम वाली घड़ियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बिकॉज सर्दी गर्मी में वो अपने टाइम पीरियड को चेंज कर लेती है। हमने थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ा भी हुआ है। चलो ठीक है, इसके बाद अगला सवाल। अब ये हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम जो कि टिक्स करता है 1 सेकेंड। सेम बात आ गई, यानी कि इस केस में जो टाइम पीरियड होगा पेंडुलम का वो 1 सेकेंड जाना 1 सेकेंड आना, तो टोटल 2 सेकेंड हो जाएगा। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकेंड है, यहाँ पे 2 पाई है, अंडर रूट एल एल है, और जी की जगह मैंने 9.8 रख दिया। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर कर देता हूं तो 4 आ जाता है, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ पे एल अपॉन में 9.8 आता है। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब बड़ी कमाल की बात ये होती है, वैसे एक फैक्ट है कि जो पाई स्क्वायर होता है वो 9.8 ही होता है, तो पाई स्क्वायर को आप 9.8 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर आ जाएगी। यानी कि अगर एक पेंडुलम है जो टिक करता है 1 सेकेंड पे, उसका टाइम पीरियड पहले बात तो 2 सेकेंड हो जाएगा, और ऐसे पेंडुलम की जो लेंथ आपको मिलेगी वो एग्जैक्टली मतलब अगेन अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर जो है वो आपको मिलने वाली है। डन है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बहुत प्यारा सवाल है। क्या है भाई? A spring balance has scale that reads 0 to 50 kg। एक स्प्रिंग बैलेंस है जो 0 to 50 kg तक नाप सकता है, मतलब वो जो मैक्सिमम वजन नाप सकता है, मैक्सिमम मास कैलकुलेट कर सकता है, ये 50 kg होगा। पहली बात तो द लेंथ ऑफ द स्केल इज, जो टोटल लेंथ है स्केल की वो 20 सेंटीमीटर है, यानी 0.2 मीटर है। यानी मैक्सिमम जो वो खींच सकता है वो 0.2 मीटर खींच सकता है। अब उसके साथ एक मास को टंगाया गया, पता नहीं वो कितने का है, लेकिन जब उसको डिस्प्लेस किया गया, छोड़ा गया, तो वो इतने टाइम पीरियड से ऑसिलेट करने लग गया 0.6 से। तो आपने बताना है कि आपने कितना मास या कितना वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट लगाया होगा। तो यहां पे देखो प्लानिंग क्या है। प्लानिंग है कि मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एम बाय के लगाऊंगा। ठीक है, अब टाइम पीरियड मुझे दे रखा है 0.6, मास मुझे निकालना है। अगर मैंने के निकाल लिया तो मैं यहाँ पे के की वैल्यू और टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करके मास निकाल सकता हूँ। तो अब मेरा प्लान है कि मैं क्या कैलकुलेट करूं, के। उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो मैं के एक्स लगा दूंगा, माइनस तो बस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम फोर्स है और मैक्सिमम एक्स है, अगर मैं वो लगाता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा। अब मास अगर 50 केजी है तो फोर्स जो मुझे मैक्सिमम मिलेगी वो मिलेगी 50 इंटू में जी की वैल्यू को मैं 10 ले रहा हूं, तो 500 न्यूटन हो जाएगी। तो फोर्स मेरे पास आ गई 500 न्यूटन, के मुझे निकालना है और डिस्प्लेसमेंट है 0.2, तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी 500 अपॉन में 2 और इंटू में ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2500 न्यूटन पर मीटर। अब अगर के की, अब देखो टाइम पीरियड में बस कितना है 0.6, 2 पाए, मास हमारे को निकालना है और के की वैल्यू 2500 है, जो कि 50 बन के बाहर आ जाएगी। तो यहां से स्क्वायर वेयर जो भी करना है, मास निकाल लो, इतना केजी है। बट क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करो तो हमें मास नहीं बोला है, वेट बोला है। वैसे तो आंसर पीछे मास की फॉर्म में होगा, बट रिस्क नहीं लेंगे, अगर वेट बोला है तो एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना है। तो वेट अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पे m इंटू में जी कर दूंगा और मुझे इतना न्यूटन आंसर मिल जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सवाल है। इस सवाल में ये वाली बात नहीं समझ पाते हैं अक्सर बच्चे कि मैक्सिमम मास और मैक्सिमम लेंथ का यूज करके मैं F इज इक्वल टू के एक्स लगा के
पहले के निकालूंगा और फिर उसको टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम में पुट कर दूंगा। तो इस वजह से ये सवाल बहुत ही ज्यादा प्यारा बन जाता है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है भाई? अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल एंड हैविंग अ बॉब ऑफ मास एम इज। अच्छा, इसके ऊपर तो मैंने वीडियो भी बनाई थी। मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने साइंस एंड फन पे, जो हमारा सिर्फ साइंस एंड फन 6 मिलियन वाला चैनल है। वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 4 एक्सपेरिमेंट्स विद माय फॉर्च्यूनर। उसमें से एक एक्सपेरिमेंट 4 में से ये वाला था कि हमने गाड़ी की छत पे एक पेंडुलम को टंगा दिया था। अब गाड़ी को हमने गोल चक्कर पे जोर जोर से घुमाया था, तो टाइम पीरियड ने अपना वेरिएशन दिखाया था। तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, प्रैक्टिकल करके देखा था। ये वही सवाल है। तो कह रहे एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ हमारे पास एल है एंड हैविंग अ बॉब ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड इन अ कार। द कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर with uniform speed v. If the pendulum makes small oscillations, then radial direction about its equilibrium position. आपको नया वाला टाइम पीरियड निकालना है। देखो अगेन प्लानिंग क्या कहती है? प्लानिंग कहती है कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। लेकिन इस बार हमें जी जो है यानी एक्सेलरेशन जो है वो नेट लगाना होगा। अभी तक एक पेंडुलम एक छत पे लगा होता था, हम उसे घुमा दिया करते थे। लेकिन अब क्योंकि गाड़ी भी घूम रही है तो उसके ऊपर 2 एक्सेलरेशन लग रहे होंगे। कैसे? देखो, अगर ये गाड़ी की छत है और ये पेंडुलम टंगा हुआ है तो उस पर 2 एक्सेलरेशन लग रहे होंगे। कैसे? एक तो नीचे की तरफ लग रहा होगा जी, और एक सेंटर, अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है और ये सेंटर है उसका, तो सेंटर की तरफ उसके ऊपर एक और एक्सेलरेशन लग रहा होगा जिसको हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो अब अगर मुझे जी नेट निकालना है तो दो वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो नेट निकालने के लिए जी स्क्वायर प्लस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर में कर दूंगा। अब यहाँ पे जी की वैल्यू तो जी ही है और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाय आर। इसका मुझे क्या करना है? स्क्वायर। तो जो जी नेट है मेरे पास आ जाता है जी स्क्वायर प्लस में वी की पावर 4 अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इसकी पावर हमारे पास आ जाती है हाफ। तो ये जी नेट आ जाता है। ठीक है, यही एनसीईआरटी का ही ये सवाल है, आप जाके आंसर भी चेक कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाता है हमारे पास 2 पाई अंडर रूट एल, तो हमारे पास एल ही है, लेकिन जी जो है अब वो क्या बन चुका है? जी स्क्वायर प्लस में वी की पावर 4 बाय आर स्क्वायर की पावर हाफ। अब अगर हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और यहाँ पे इनकी वैल्यूज भी गिवन आई तो हम वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमें कोई वैल्यू नहीं गिवन है तो यहाँ पे तो हम कोई वैल्यू नहीं पुट करेंगे, बट अगर एग्जाम में सवाल आता है तो हम इसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज दे रखी होंगी। बट ओवरऑल आप देख सकते हो कि जो डिनोमिनेटर में जी है वो बढ़ गया है। अब अगर जी बढ़ गया है तो टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाएगा, यानी पेंडुलम जो है पहले के मुकाबले ज्यादा जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा और पहले के मुकाबले टाइम पीरियड को भी वो कम कर देगा। यही हमने उस एक्सपेरिमेंट में शो भी किया था। डन है। चलिए अगला सवाल आता है। द पिस्टन इन द सिलेंडर हेड ऑफ लोकोमोटिव हैज अ स्ट्रोक। यानी कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक पिस्टन है जो कि इंजन में ऐसे आगे पीछे भाग रहा है। अब उसके आगे पीछे भागना जो है उसका जो स्ट्रोक है वो ट्वाइस द एम्पलीट्यूड है। ध्यान सुनो, सबसे पहली बात तो जो एम्पलीट्यूड है उसका दुगना जो है वो हमारे स्ट्रोक की लेंथ है। स्ट्रोक का मतलब एक प्रकार से उसका पूरा एक ऊपर से नीचे का जो स्ट्रोक, मतलब एक प्रकार से किक मारना हो गया या पिस्टन का ऊपर से नीचे जाना हो गया। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो स्ट्रोक है वो एम्पलीट्यूड का दुगना है। अब स्ट्रोक की लंबाई हमें 1 मीटर दे रखी है, तो क्या मैं यहां से एम्पलीट्यूड निकाल सकता हूं? बहुत इजी तरीके से निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? मुझे बस ये 2 को उधर लेके जाना होगा। तो यहां से मुझे जो एम्पलीट्यूड है वो मिल जाएगा 1/2 विच इज 0.5 मीटर। तो यहां से मुझे मिल गया एम्पलीट्यूड। अब मुझे साथ ही साथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा दे रखा है, कितना? 200 रेडियन पर मिनट है। तो मिनट आपको पसंद नहीं होना चाहिए बेटा। मिनट पसंद है आपको? बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे उसको आप पसंद नहीं थे बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास 200, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से यहाँ पे नीचे डिवाइड कर दिया तो 10/3 आ जाएगा। 10/3 रेडियन पर सेकेंड हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। निकालना क्या है? मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। मतलब मुझे तो पता ही था क्या निकालना है, बिकॉज अगेन ये एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन मुझे मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। अब मैक्सिमम स्पीड अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है?
आज ये बताया था आपको ए ओमेगा, तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा। अब ए हमारे पास है 0.5 और ओमेगा हमारे पास है 10/3, तो यहाँ से 50/3, प्लीज आप इसको फ्रैक्शन में मत छोड़िएगा, डेसिमल में निकालिएगा, मीटर पर सेकेंड करके हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो सिंपल सा सवाल है, डन हो गया है, बढ़िया सवाल है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। वेव्स का यहाँ पे एक सवाल आता है, लेकिन ये एक एमसीक्यू नहीं है, प्रॉपर एक क्वेश्चन है। और ये वाले जो क्वेश्चन है आपको बता रहा था बहुत एग्जाम में आते हैं, जहाँ पे हमें चीज़ों को कंपेयर करना होता है। देखो यहाँ पे हमें y का जो इक्वेशन है वो दे रखी है 0.005 साइन 80x -3t। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव की जो इक्वेशन होती है वो होती है a साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। ये हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन होती है, शायद आपको पता होगा। हमारे इस चैप्टर में 3 प्रकार की वेव्स आई थी, प्रोग्रेसिव वेव, स्टैंडिंग वेव्स और बीट्स। बीट्स की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी हम इक्वेशन से कंपैरिजन वाले क्वेश्चन नहीं है हमारे सिलेबस में। लेकिन हाँ, प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव ये आपको सबको पता होगा, इनकी पहचान होती है। प्रोग्रेसिव वेव इस फॉर्म में होती है और स्टैंडिंग वेव में साइन और कॉस दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो प्रोग्रेसिव वेव के ऊपर है या वो स्टैंडिंग वेव के ऊपर है। ठीक है, तो ये एक प्रोग्रेसिव वेव का सवाल है, कंपैरिजन हो गया। अब हमें क्या क्या निकालना है? सबसे पहले तो हमें निकालना है एम्पलीट्यूड। तो कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 0.05 है, तो ए आ गया हमारे पास 0.005, यानी कि 5 इंटू में 1 2 3 10 की पावर -3। क्या सब कुछ मीटर में है? यस, तो मीटर में हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया। इसके बाद बी पार्ट में आपको निकालना है वेवलेंथ। अब अगर आपको बी पार्ट में वेवलेंथ निकालनी है तो वेवलेंथ का प्लान क्या है भाई? देखो क्या हमारे पास यहाँ से कंपेयर करेंगे तो के एक्स जो है वो 80x आ चुका है, तो यहाँ से कंपेयर करने पे k जो है वो 80 आ चुका है। देखो आप, यहाँ पे 80x है और यहाँ पे kx है, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू 80 आ जाती है। अब k जो है वो किसके बराबर होता है? तो आंसर है 2π/λ के। आई होप आपको पता हो, k जो है वो एंगुलर वेव नंबर होता है और ये 2π/λ के बराबर होता है। तो यहाँ से मेरे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा 2π/80, यानी कि आ जाएगा π/40। अब क्या है, मीटर में आएगा सेंटीमीटर में आएगा? तो आंसर है सब कुछ मीटर में है, तो ये भी हमारे पास मीटर में। पाई किलो 3.14 डाल दोगे तो यहाँ से आपके पास वेवलेंथ भी मीटर में आ जाएगी। फिर सी पार्ट में क्या निकालने को बोला गया है? पीरियड, टाइम पीरियड निकालो और फ्रीक्वेंसी निकालो। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आप सबको पता है, हम ओमेगा टी से निकालेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा 3 आएगा, -3 नहीं, माइनस तो बस डायरेक्शन को दिखाता है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस लगाया है। तो जो ओमेगा है मेरे पास वो 3 आ चुका है। अब अगर ओमेगा मेरे पास 3 आ गया है तो ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो 2π/t होता है, तो यहाँ 3 आ गया। अब यहाँ से अगर मैं 2π को नीचे ले जाऊँ तो 1/t जो है वो मेरे पास 3/2π आ जाएगा। अब 1/t मेरे पास फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास 3/2π आ गई। ऑल्सो अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो t मेरे पास आ जाएगा 2π/3, तो ये मेरे पास टाइम पीरियड आ गया। ऑब्वियसली बात है, आपको वैल्यू पाई की पुट करनी होगी, लेकिन यहाँ से हमारे पास हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी और यहाँ से t हमारे पास। तो कितना आसान क्वेश्चन है, बस क्या करना है? कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है, आंसर आ जाएगा। इसके बाद बोल रहे हैं अगले वाले पार्ट में, ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ द वेव एट x की जगह अब आपको 30 पुट कर देना और t की जगह 20। बहुत आसान है, देखो मैं लास्ट वाला पार्ट यहाँ कर देता हूँ। अब y इज इक्वल टू a हमारे पास 0.005 है साइन 80। अब 80 के साथ x जो है हमारे पास वो 30 है, तो 80 इंटू में 30 आ जाएगा और साथ में हमारे पास है -3। t की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0.005 साइन, अब यहाँ पे हमारे पास 8324, तो 2400 -3260, इसको माइनस कर दो, साइन की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, इतना मीटर, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो सवाल कुछ भी नहीं है, कंपेयर करना है और लास्ट वाले पार्ट में सिर्फ x की जगह x की वैल्यू पुट कर देनी है, t की जगह t की वैल्यू पुट कर देनी है, काम हो गया, कुछ भी नहीं है सवाल। समझ गए? और यही सवाल हैं जो आपको वेव से मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, यही सेम सवाल हैं जो आपको वेव से मिलेंगे एग्जाम में। वेव से ज्यादातर 90% चांसेस है कि कंपैरिजन वाले क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं।
अगला सवाल क्या कह रहा है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ आपको 0.72 मीटर दे रखी है, हैज मास ऑफ, आपको मास, मास थोड़ा सा अजीब दिख रहा है यहाँ पे, मास हमारे पास है 5 इंटू में 10⁻³ kg, ये हमारे पास मास है 5 इंटू में 10⁻³ kg। इफ द वायर इज अंडर अ टेंशन ऑफ, आपको टेंशन भी दे रखी है 60 न्यूटन। आपको क्या बोला गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा डेरिवेशंस के साथ आपको मिलेंगे। ये इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं कि बच्चों को लगता है कि ये पेपर में नहीं आएंगे। पहली बात तो ये क्वेश्चन सिंपल तब है जब आपको इनके फॉर्मूले आते हो। अगर आपको इनके फॉर्मूले ही नहीं आते हैं तो फिर आपके लिए तो ये सवाल इम्पॉसिबल हो जाएगा एग्जाम में। दूसरी बात, ये क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जाम में नहीं आते हैं, और ये वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आपको डेरिवेशंस के साथ मिलेंगे। मान लो एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, उसमें 2 नंबर की आपकी डेरिवेशन है और 1 नंबर का ये न्यूमेरिकल है। 5 नंबर में भी ऐसा 3+2 के फॉर्म में हो सकता है। 3 नंबर की कोई बहुत बड़ी सी डेरिवेशन है और 2 नंबर में कोई ऐसा न्यूमेरिकल, इसके 2 पार्ट्स हैं, यहाँ पर तो एक ही है पर जिसके 2 पार्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डेरिवेशंस के साथ हमेशा से मिलते आए हैं। अब अगर हम प्लानिंग करें तो हमारे पास जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला रहता है √T अपॉन में मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे भी गलती करते हैं बच्चे, √T मास पर यूनिट लेंथ होता है नीचे, तो पहले मुझे मास पर यूनिट लेंथ जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो मास मेरे पास है 5 इंटू में 10⁻³ और लेंथ हमारे पास है 0.72, तो बस इसको डिवाइड कर दिया, तो 500 इंटू में 10⁻³ अपॉन में 72। तो यहाँ से मेरे पास इतना kg पर मीटर आ चुका है। ये मेरे पास मास पर यूनिट लेंथ है। अगर मैं इसको 1 सेकंड के लिए सॉल्व कर लूँ ताकि मैं इसकी वैल्यू आगे पुट कर पाऊँ, तो मेरे पास आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 72, तो ये आ जाएगा 6.9, तो 6.94 है आगे वैसे। इनटू में अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ तो इनटू में 10⁻³ kg पर मीटर आ चुकी है। ठीक है जी। अब यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ तो टेंशन मेरे पास आ चुका है 60 और मास पर यूनिट लेंथ आ चुका है 6.94 इंटू में 10⁻³ अब यहाँ से आगे आप सॉल्व कर लेना। बट द पॉइंट इज कि देखो कितना आसान क्वेश्चन है अगर फॉर्मूला याद हो तो ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला √T अपॉन में मास नहीं होता है, √T अपॉन में मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो वहां पे अब आप चाहो तो यहाँ पे भी m/l पुट करके सीधा काम कर लो या पहले मास पर यूनिट लेंथ निकाल लो, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल करो उतना ज़्यादा, और जितना ज़्यादा स्टेप्स करो उतना ज़्यादा बढ़िया होता है, मार्क्स उतने ही ज़्यादा आपको मिलते हैं, तो बेहतर रहता है। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल आता है, बहुत ही इजी सवाल है। सवाल कह रहा है अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 300 मीटर splashes into the water of a pond near the base of the tower. When the splash heard at the top given that the speed of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड है, जी को आपको 9.8 लेना है। सवाल को समझते हैं। एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई हमारे पास 300 मीटर है, सही है। यहाँ से एक पत्थर को हमने क्या किया, ड्रॉप किया। तो अगर एक पत्थर को ड्रॉप करेंगे तो नीचे जाएगा, वो नीचे पॉन्ड है, पानी है उसमें। जैसे वो पत्थर जाकर टकराएगा यहाँ से साउंड निकलेगी और वो साउंड ऊपर जाएगी। आपको ये बताना है कि पत्थर फेंकने के बाद कितनी देर बाद आपको साउंड ऊपर सुनाई देगी। तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट है आपको पत्थर के नीचे आने का टाइम कैलकुलेट करना होगा, और अगला पार्ट है जहां पे आपको साउंड को ऊपर जाने का टाइम कैलकुलेट करना होगा। फिर लास्ट में दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर स्टोन। तो अगर पत्थर को ऊपर से फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है 0 रहेगी। डिस्प्लेसमेंट जो हमें चलना है वो 300 मीटर है और एक्सेलरेशन जो रहेगा वो 9.8 रहेगा। तो यहाँ से हमें टाइम जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। तो इक्वेशन आप सबको पता है कौन सी लगानी होगी, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT² या AT², इक्वेशन यहाँ पे हमारी लगेगी। अब S हमारे पास है 300, ut हमारा 0 हो जाएगा बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ g हमारे पास 9.8 है, यहाँ से हमारे पास t² आ जाएगा। अगर मैं इसको इससे काटता हूँ तो 4.9 आ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास 300
अपॉन में 4.9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाता है। समझ गए। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 7 तो ये आ गया हमारे पास 3000 अपॉन में 49 इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाता है। ठीक है जी, यहाँ कुछ गलती तो नहीं की ना मैंने। 9.8 ही तो आएगा, उस 9.8 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 4.9 ही तो बचेगा, है ना। और यहाँ पे 300 मीटर ही तो हाइट है। हाँ सही है, सब कुछ सही किया है। तो यहाँ पे हमारे पास 3000 अपॉन में 49 आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं टी, इसको मैं ना T1 बोल देता हूँ क्योंकि अभी हमें T2 भी निकालना है, तो मैं इसको T1 बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ से T1 की वैल्यू, ये तो हमारे पास आ गया 7, 49 का अंडर रूट होता है 7। अब 30,000 में 100 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3000 का अगर मैं अंडर रूट निकालता हूँ और उसको डिवाइड करता हूँ 7 से, तो आंसर 7.82 आता है। 7.82 टोटल ओवरऑल को सॉल्व करने पे आंसर मेरे पास आ चुका है 7.82। ये टोटल टाइम है हमारे पास सेकंड्स में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब T1 आ गया, अब हमें निकालना है T2। अब T2 कैसे निकालेंगे, तो T2 निकालना है टाइम के ऊपर जाने का, मतलब साउंड के ऊपर जाने का टाइम। तो फॉर साउंड अगर मैं बात करूं, तो साउंड के लिए तो मुझे सिंपल फॉर्मूला लगाना होगा टाइम का, और टाइम का सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना। सिंपल फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो अब इसको मैं T2 टाइम कह देता हूँ। डिस्टेंस, साउंड को भी तो 300 ही चलना है, साउंड को भी तो नीचे से ऊपर ही जाना है, तो उसका टाइम तो 300 ही होगा, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो हम डालेंगे 340, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर हमारे पास 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाय 340, तो 0.88, तो 0.88 सेकेंड यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल टाइम अब कैलकुलेट करता हूं, तो T1 में T2 मुझे ऐड करना होगा, तो 0.88, और यहाँ पे आया था हमारे पास 7.82। तो 0.88 प्लस 7.82 से हमारा आंसर कुल मिला के 8.7 सेकेंड्स आ जाता है। तो 8.7 सेकेंड लगेंगे पत्थर को नीचे आने में, यानी कि आसान भाषा में गए तो 8-9 सेकेंड लगेंगे पत्थर को फेंका और उसके बाद जो साउंड सुनाई देगी उसमें। तो ये सेम सवाल 9th की एनसीईआरटी में भी है, बस कैलकुलेशन उसमें अलग थी। और यहाँ पे देखो 11th की एनसीईआरटी में भी ये सेम सवाल हमें दे रखा है। डन हो गया जी। अब यहाँ पे हमारे पास एक और सवाल आता है वेव्स से, बहुत इजी सवाल है वेव से। इस सवाल को आप लोग बना सकते हो, लेकिन इस सवाल में आपको एक बात ध्यान रखनी, जो कि आपको शायद आज ही बताया था, अभी आज हमने डिस्कस किया है कि नहीं किया, पर हम कर लेते हैं। जब भी मीडियम चेंज होता है, जब भी कोई चीज़, एक खासकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और साउंड वेव, जब एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाती हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती। अभी तो बात की कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस हमें नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये सवाल में कहीं ना कहीं उसकी मदद आपको लेनी होगी। सवाल क्या हो, एक बार पढ़ लें। एक चमगादड़ है जो अल्ट्रासाउंड फेंकता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 1000 किलो हर्ट्स, यानी कि 1000 इंटू में 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 6 हर्ट्स टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाती है इन एयर। इफ द साउंड मीट्स अ वाटर सरफेस, व्हाट इज द वेवलेंथ। आपको ए पार्ट में रिफ्लेक्टेड साउंड की वेवलेंथ निकालनी है। अब रिफ्लेक्टेड का मतलब बेसिकली एयर में ही आपको वेवलेंथ निकालनी है। तो न्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय लैम्डा फॉर्मूला होता है। अब न्यू तो हवा में सेम रहेगा, न्यू कितना है भाई, तो 10 की पावर 6 है। और वेलोसिटी आपको एयर में 340 गिवन है, अगर आप नोटिस करो तो यहां से हमें वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ आ गई 340 अपॉन में 10 की पावर 6, तो यहां से आ गया 3.4। पहली बात तो ये 10 की पावर जो अपना -6 से ऊपर हुआ होगा, और आपने 2 जीरो यहाँ बढ़ाए होंगे, तो कुल मिला के ये 10 की पावर -8 मीटर की वेवलेंथ यहाँ पे हो गई होगी, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगाता हूँ, तो 10 की पावर एक सेकेंड गड़बड़ी हो गई है यहाँ पे कुछ।
तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 3.4 इंटू में 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 6 है, तो 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल होंगे, 3.4 इंटू में 10 की पावर 4 माइनस का मीटर वेवलेंथ आ जाएगी। लेकिन ये कहाँ की आई है? रिफ्लेक्टेड, जो हवा में वापस चली गई। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ रिफ्रैक्टेड की, तो रिफ्रैक्टेड जो होगी या ट्रांसमिटेड जो होगी, एक ही बात है, जो ट्रांसमिटेड होगी वो तो पानी में चली जाएगी। अब पानी में जाएगी अगर, तो न्यू इज इक्वल टू वी बाय लेमडा दोबारा लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी लेकिन स्पीड इस बार बदल जाएगी क्योंकि पानी के लिए नहीं होगी, तो 1486 आ जाएगी अपॉन में लेमडा। यहां से हम लोग निकाल लेंगे, इसको लेमडा 2 और इसको लेमडा 1 कह देता हूं मैं, ठीक है ना। तो यहां से जो लेमडा 2 हमारे पास है वो 1486 इंटू में 10 की पावर -6 चला जाएगा, तो यहां से मैं इसको 1.486 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर लिख सकता हूं। तो ये जो हमने सवाल किए ये ऑसिलेशन और वेव के सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, और आपको ये मैं लिखित में दे सकता हूं कि ये इनमें से आपको कोई ना कोई सवाल आपके फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा। एक कल हम लोग और सेशन लेके आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ कल जो हमारा रिकॉर्डेड सेशन जाएगा उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। एक सेकेंड रुको। अरे भाई क्या हो गया, हाँ, कल जो हमें रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा उसमें हमारे पास क्या होगा, एक सेकेंड, ये मैंने शीट खोल दी है, ये मैं चला गया हूँ 11th पे, और हाँ, टॉप 25 न्यूमेरिकल्स ऑफ कंप्लीट फिजिक्स, यानी कि अभी तक हमने इससे पहले सेशन डाला था वो एमसीक्यू का था। यहाँ पे हमने ऑसिलेशन और वेव डाला बिकॉज इस चैप्टर के ऊपर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। अब कल एक और रिकॉर्डेड वीडियो आएगी आपके पास जहाँ पे हम लोग टॉप 30 न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स करने वाले हैं फ्रॉम पार्ट 1 एंड 2 कंप्लीट, ठीक है जी। तो उस सेशन का भी आप उसको भी देखिएगा, और ये सारे न्यूमेरिकल आई होप आप हाथ से दोबारा बनाएंगे। पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, नीचे लिंक वगैरह हैं। बाकी मिलते हैं ऐसे और सेशंस के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।